डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये लेक्चर आपका इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन का ही है। आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन का यूनिट का है। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं आपके साथ मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। तो एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है ये, इसके ऊपर आप खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ। उस पॉइंट्स के बेस पे आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपके जो है कि लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आप स्टेप उठाते हो। मेजर मतलब यहाँ पे नापना नहीं है, मेजर्स मतलब यहाँ पर है कि क्या क्या आप स्टेप लेते हो, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अलग अलग चीज़ों में। तो वो मैं डिस्कस करूँगा, मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा कि बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई खास कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो पहले हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में जो है कि जो लॉसेस जो होते हैं वो क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि लॉसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि उसी लॉस को आप मिनिमाइज करोगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए प्लांट इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, क्योंकि जो भी ड्राइव्स हैं वही सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, मोटर है और भी चीज़ें हैं, उनको पर्टिकुलर स्पीड पर चलाने के लिए ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्राइव ही एक बहुत ही बड़ा आपका सेक्शन हो जाता है आपका पावर प्लांट में। उसके बाद जो है कि विद द इंक्रीजिंग डिमांड नीड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर कैन ओनली बी मीट बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिकल पावर। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि जैसे जैसे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज्ड पे कर रहे हैं, मतलब एनर्जी हमारा कम खर्च हो इनपुट में, टू कीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम एंड अटेंड कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ द मार्केट। अब अगर आपका एनर्जी लॉसेस कम होगा तभी आप कॉम्पिटिटिव प्राइस रख पाएंगे मार्केट में, क्योंकि अगर आपका खुद का एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होगा तो उस एनर्जी लॉस में जो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, जो पैसे का लॉस होगा, वो आप किससे लोगे, अपने कस्टमर से लोगे। तो आपका मार्केट का प्रोडक्ट जो है मार्केट में आप ऑटोमेटिकली आपका कॉस्टली हो जाएगा। मतलब यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के से रिलेटेड वाली बात हो रही है, ठीक है। तो लॉसेस क्या क्या होते हैं ड्राइव सिस्टम में। पहले तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉस। ट्रांसमिशन लॉस मतलब क्या हुआ कि जब आप पावर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइन की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉसेस की बात हो रही है कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पार्ट ऑफ द सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम में जब भेजते हो तो उस ट्रांसमिशन के टाइम पर क्या लॉसेस होती हैं, ठीक है। तो वो जो है किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ड्राइव, पावर फैक्टर एंड हार्मोनिक। मतलब ड्राइव के पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा और हार्मोनिक्स पे डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर जितना कम होगा मतलब उतना ज़्यादा रिएक्टिव लॉसेस होगा। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है कि पावर फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे। और हार्मोनिक्स जितना ज़्यादा होगा तो हार्मोनिक्स करंट क्या करता है, आपका सिस्टम के अंदर हीटिंग इफेक्ट लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन लॉसेस, तो लॉस इन पावर मॉड्यूलेटर और पावर कन्वर्टर्स। तो अब कन्वर्जन लॉसेस, अब आप कहोगे सर ट्रांसमिशन और जो अब आप कहोगे सर कि कन्वर्जन और ट्रांसमिशन दोनों तो एक ही चीज़ है। नहीं, कन्वर्जन और ट्रांसमिशन अलग अलग चीज़ है। कन्वर्जन में क्या होता है कि आप जो पावर है, ठीक है, पावर को मॉड्यूलेट करते हो, वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, मतलब डीसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन। ध्यान रखिए, समझ गए। कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, डीसी से एसी या फिर एसी से डीसी, ये कन्वर्जन हो गया, या फिर डीसी टू डीसी, ये है कन्वर्जन। दिस इज नॉट अ ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब क्या हुआ कि पावर एक पॉइंट पर है और आप दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ, तो ये है पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, ये चीज़ है। कन्वर्जन में आपका पावर लेवल इंक्रीज कर सकता है, बट ट्रांसमिशन में हम पावर लेवल इंक्रीज नहीं करते, हम सेम लेवल पे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट ऑफ द सेक्शन से दूसरे पार्ट ऑफ द सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर मैकेनिकल लॉसेस इन ड्राइव्स
ये सबको पता है, बियरिंग, गियर्स, क्लचेज, बेल्ट्स, इन सब की वजह से मैकेनिकल लॉसेज हो जाते हैं। लॉसेज इन लोड, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, फ्रिक्शन, टॉर्क। लॉसेज इन लोड क्या होता है कि जैसे जो भी आपका लोड है जिससे आप ड्राइव कनेक्टेड है, अगर वो लोड का टॉर्क अगर मैच नहीं कर रहा है रिक्वायर्ड, तो वो भी आपका लॉस चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि लोड जो है वो बहुत ज़्यादा करंट खींचना शुरू करेगा, उससे हिटिंग शुरू हो जाती है। फिर है लॉसेज इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जब मोटर का साइज छोटा है ना, तो वो किस पर डिपेंड करता है? लॉसेज इलेक्ट्रिकल मोटर आपका चॉइस ऑफ मोटर पे, डिज़ाइन पर, रेटिंग पे, कैरेक्टरिस्टिक पर। तो ये डिफरेंट तरह के लॉसेज हैं जो आपके ड्राइव्स में होते हैं, और ये जो है आपके कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपका जो है ड्राइव्स में लॉसेज होता है। अब हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं? पहला है कि यूज ऑफ एफिशिएंट सेमीकंडक्टर कन्वर्टर। जो कन्वर्टर यहाँ पे भी आप देख रहे थे, ये वाला कन्वर्जन लॉसेस को कम करने के लिए है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू रिड्यूस द कन्वर्जन लॉसेस। ठीक है, आपको जो है एक अच्छे क्वालिटी का सेमीकंडक्टर कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर उसका स्विचिंग की वजह से लॉसेस कम जाए। उसके बाद है यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मोटर, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसके लिए टू रिड्यूस द लॉसेज ड्यू टू मोटर। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हम यूज करेंगे। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर है ना, ये किस लिए आ गया आपका? टू रिड्यूस द लॉसेज ड्यू टू ट्रांसमिशन। जो आपने पढ़ा है वही है। ठीक है, यूज ऑफ मोटर ऑफ राइट रेटिंग, ये भी आपका कन्वर्जन लॉसेस के लिए आ गया। ठीक है, और यूज ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, ये भी आपका आ गया। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके जो हम मेजर्स लेते हैं ड्राइव्स में पावर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, पावर कंजर्वेशन के लिए या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे 6 पॉइंट्स हैं जो आप करते हो। उसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन इन इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन मतलब क्या हुआ? लाइट को लेकर के। तो लाइट के केस में एनर्जी कंजर्व करने का कुछ कुछ पॉइंट तो आप लोग को भी पता है कि नॉर्मल लैंप को हटा दीजिए, वहाँ पे एलईडी लैंप लगा दीजिए, और आप क्या बोलते हैं CFL लगा दीजिए इनकैंडेसेंट लैंप की जगह पर। तो यही सब चीज़ें हम करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट हम ऐड करते हैं। तो यूज़ ऑफ एलईडी लैंप फॉर इंडिकेटिंग लैंप्स विल रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन। इंडिकेटिंग लैंप्स क्या होता है पता है? जैसे किसी चीज़ को इंडिकेट करना कि मशीन चल रहा है, मशीन बंद हो गया है, किसी भी मतलब ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए, तो वहाँ पे आप एलईडी लैंप यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसको आप लार्जर स्केल पे सोचिएगा थोड़ा सा। पहले जो होता था कि पहले क्या होता था कि आपका जो बिजली बोर्ड होता था घर के अंदर, उसमें जो इंडिकेटर होता था वो होता था, पहले वो ज़्यादा पावर खाता था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। दूसरा चीज़, जो पहले का जो एनर्जी मीटर होता था, पहले जो एनर्जी मीटर होता था जो था, उसमें जो इंडिकेटर होता था वो ज़्यादा पावर खाता था, तो हमने उसको हटा करके एलईडी सिंबल वाला लगा दिया। तो ये सब छोटे छोटे एडवांसमेंट हम करते हैं, भले वो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ इल्यूमिनेशन तो है ही, क्योंकि वो आपका जो है कंजम्पशन को शो करता है। उसी तरीके से उसको लार्ज स्केल पर सोचिए कि अगर आपके रूम पे अगर लगा हुआ है आपका इनकैंडेसेंट लैंप, तो आप एलईडीज को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अगर CFL से आप रिप्लेस करेंगे तो 70% का आपका जो है सेविंग हो जाएगा। तो यूज़ ऑफ कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये CFL है, इन प्लेस ऑफ इनकैंडेसेंट रिड्यूस लाइट एनर्जी बाई 70%। लाइटिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यूज ऑफ मिरर ऑप्टिक फ्लोरोसेंट लैंप इंक्रीज द लाइटिंग लेवल कंसिडरेबली। मिरर ऑप्टिक फ्लोरोसेंट लैंप होता है कि आपका जो लाइट का जो इल्यूमिनेशन है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है यूज ऑफ HPSC, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। HPFC मतलब हो गया हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप।
इन प्लेस ऑफ मीडियम वेपर सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, रिड्यूसेस द एनर्जी कंजम्पशन बाय 60%। बस तो मैंने कहा ना, बस पॉइंट्स आपको जानना है कि किस क्या यूज करने से क्या हो रहा है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट आपको एमपीएसवी का है वहाँ एचवीएफसी लगा दीजिए, 60% का आपको एनर्जी सेविंग हो जाएगी। एक है द एट द लाइटिंग लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो आपने इल्यूमिनेशन में पढ़ा है उसके वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें पता है कि जो इल्यूमिनेशन है वो इनवर्स ऑफ द स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमको क्या चाहिए कि हाइट को हम ऑप्टिमाइज करें, है ना, हाइट को हम ऑप्टिमाइज करें अपने लाइटिंग का, ताकि जो आपका लाइट का जो इल्यूमिनेशन है प्रॉपर हो सरफेस। अगर आपने इल्यूमिनेशन में का जो लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस किया था हम लोगों ने, लास्ट या सेकंड लास्ट होगा, जिसमें हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल भी किया था कि प्रोजेक्टर पर किया था और नॉर्मल बल्ब पे किया था, नंबर ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स निकालने वाला, उसमें ये सब चीज़ें आई थी कि उसमें जो था हमें इल्यूमिनेशन लेवल दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना था। अब ये बताइए कि अगर इल्यूमिनेशन लेवल दिया था उसमें हाइट भी दिया हुआ था, तो मैंने कहा था ये हाइट हमारी जगह हाइट जो है आगे के कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, तो ये उस चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद है एनर्जी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट फॉर डिस्चार्ज लैम्प रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय 20%। अब तक जो हम इलेक्ट्रिकल बालास्ट यूज़ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट अगर आप यूज़ करोगे तो 20% एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट यूज़ हो रहे हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है इसका। इंस्टॉलेशन ऑफ इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोलर विल हेल्प कंट्रोलिंग द लाइटिंग एनर्जी। इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोलर मतलब क्या हुआ, आपने ये है आपका ऑटोमेशन का पार्ट है, लाइट ऑटोमेशन का पार्ट है, लाइटिंग ऑटोमेशन का पार्ट है। उसमें जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसा रूम बनाना चाहते हैं कि जब बंदे एंटर करें तो लाइट जले और जब बंदे रूम से बाहर निकले लाइट ऑफ हो जाए, समझ गए। तो उसमें क्या करते हैं, एक सेंसर लगा देते हैं, सेंसर लगाते हैं, वो सेंसर जो है आपका जब उससे जब बंदा गुजरता है तो फिर लाइट जल जाती है, ठीक है, और उस साइड से एक और सेंसर लगा दीजिए तो जब पहले वो जलेगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इससे एनर्जी आपका कंजर्व हो जाएगा। अच्छा, आजकल ये भी चल रहा है बहुत कि आपका जो जैसे स्मार्ट एसी की बात हम करते हैं, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, वो लाइटिंग का तो पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि लाइट का इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पता है लाइट का इंटेंसिटी के लिए भी आप सर्किट बना सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ योर रूम आपका जो बल्ब का लाइट है कम ज़्यादा हो सकता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, आपका जो सेंसर होता है वो आसपास के लाइट को सेंस करके स्क्रीन का ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रिंसिपल को आप अपने कमरे के लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर इल्यूमिनेशन लेवल, अगर दिन में सनराइज आ रहा है तो बल्ब तो जलेगा, इंटेंसिटी कम होगी, मतलब पावर कम खाएगा, और रात होते होते वो लाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरह का है, इसको इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोलर बोलते हैं। यूज ऑफ फोटो सेंसर स्विच फॉर स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग हेल्प इन कंजर्विंग द लाइट एनर्जी। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ये भी यहाँ लिखा हुआ है। स्ट्रीट लाइटिंग में क्या होता है कि फोटो सेंसर लगा होता है, जैसे आप देखते नहीं हो कभी कभी दिन में अगर बादल छा गया तो अचानक से स्ट्रीट लाइट जल पड़ता है, तो भाई इतना लंबा स्ट्रीट लाइट है, अब हर कोई थोड़े जा करके उसको स्विच ऑन करता रहता है, तो सेंसर लगा होता है, जैसे ही लाइट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है वो ऑन हो जाता है, और फिर जब लाइट ज़्यादा होती है तो वो ऑफ हो जाता है। तो इससे लाइट हमारा कंजर्व हो जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटो कट ऑफ स्विच टू पुट ऑफ लाइट ड्यूरिंग लंच आवर्स एट द ऑफिस बिल्डिंग रिड्यूस द लाइटिंग एनर्जी। ये ऑफिस की बात हो रही है कि जैसे अगर आपका ऑफिस में लंच टाइम है तो उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपका जो है वो लाइट ऑन ऑफ भी आप उसको कर सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रीट लाइट की, तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मतलब एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर जो है उसको हम एनोडाइज्ड के मतलब प्लेटिंग की गई है उसकी, तो हम वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा लाइटिंग लेवल जो 20 से 25% बढ़ जाए। मतलब देखिए रिफ्लेक्टर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका लाइट जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होगा, वो कॉन्सेंट्रेट होगा एक जगह पर, ठीक है। इसीलिए जो लाइटिंग होती है आज के टाइम पे उसके ऊपर ना सॉरी उसके ऊपर ना ये ऐसे हम एक कप लगाते हैं ऐसे करके, है ना, ये बल्ब लगा होता है ऐसे करके, और इसके ऊपर ना एक फिक्सचर लगा होता है ऐसे करके। तो ये जो होता है आपका इसको ऐसे घेरने के लिए, तो ये रिफ्लेक्टर जो अंदर में लगे हुए होते हैं उसको आप उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करके भी लाइट का जो है वो सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो पहले तो ये बिल्डिंग हीट लोड्स
मिनिमाइजेशन मतलब जहाँ पे आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं, पहले तो वहाँ के लोड को आप मिनिमाइज करिए, जो भी हीट लोड्स है जो आपका हीट कर रहा है, ठीक है, जो जो हीटिंग का कॉज है पहले आप उसको कम करिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके है रूफ कूलिंग, छत है, छत के ऊपर आप शेडिंग कर दीजिए, तो आपका जो लाइट जो है वो गर्म नहीं करेगा कमरे को, कमरा ठंडा रहेगा, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। रूफ पेंटिंग, पेंटिंग भी आजकल बहुत मतलब सोच समझ से करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आप ऐसे कलर से पेंट करिए ताकि जो आपका जो कमरा है या फिर सराउंडिंग है वो ज़्यादा गर्म ना हो। एफिशिएंट लाइटिंग, इसलिए कि मान लीजिए अगर कमरा छोटा है और आपने ज़्यादा पावर का बल्ब लगा दिया है तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में पावर ज़्यादा लगने वाला है। प्री कूलिंग ऑफ फ्रेश एयर बाय एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब आप कमरे में आने वाले हवा को ही पहले ठंडा कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, उसके बाद तो कमरा आपका थोड़ा ठंडा हो गया तो एयर कंडीशनिंग में कम खर्च होगा। ये बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि आपका जो घर है, जैसे आपने कोई जहाँ पे आपको ठंडा करना है उसके 1 या 2 फीट की दूरी पर एक हम प्ले वो लगाते हैं, जैसे आपका कूलर में जैसे एक नहीं होता वो खस का चटाई होता है, तो उस तरीके से हम चारों तरफ लगा देते हैं और जो हवा आती है वो उसके थ्रू हो करके आती है, तो वो ठंडा, वो हवा ठंडा रहती है, तो जब तक कमरे में पहुँचते पहुँचते तो कमरा को ठंडा कर देता है वो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर है वेरिएबल वॉल्यूम एयर सिस्टम, ये हम करते हैं जैसे आपका कमरा ऐसे गर्म हो गया, तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि एयर ऊपर उठता है, तो ऊपर आप वेंट्स लगा दीजिए, वो वेंट्स के थ्रू गर्म हवा निकल जाएगा, और कमरे के नीचे भी हम हल्का हल्का वेंट्स बना देते हैं जिससे कि ठंडा हवा नीचे आएगा। ध्यान दे रहे, इसीलिए कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा ऑफिस वगैरह में आप जाओ तो नीचे में भी हल्का जालीदार वेंट्स लगा रहता है, वेंट्स मतलब वेंटिलेटर टाइप का, है ना, और ऊपर में भी लगा होता है, उससे क्या होता है जो गर्म हवा होता है वो ऊपर से बाहर निकल जाता है और नीचे ठंडा हवा आ जाता है, तो ये भी नेचुरल कूलिंग का काम करता है। ऑप्टिमल थर्मोस्टैटिक सेटिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशन सन फिल्म एप्लीकेशन, ये तो आपको पता ही है, एसी में आजकल ऑटोमेटिक आने लगा है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता ये नॉर्मल से ज़्यादा होता है एसी ऑन हो जाता है, तो थर्मोस्टैटिक सेटिंग होती है, जो आप सेटिंग करते हो ना 25 डिग्री 30 डिग्री, वो थर्मोस्टैट की सेटिंग होती है, तो जैसे ही वो जो सेटिंग लेवल से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो एसी ऑन हो जाता है, जब उसके बराबर पहुंचता है तो एसी ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपका कोल्ड इंसुलेशन। कोल्ड इंसुलेशन क्या होता है कि जो भी आपका जहाँ पे आपको कूलिंग रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए अगर आप प्लांट की बात करेंगे, अगर टायर इंडस्ट्री की बात करेंगे या फिर अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पे कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको हॉट लाइन चाहिए, वहाँ पे कोल्ड लाइंस भी आपको चाहिए चीज़ों को ठंडा करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम बाहर के टेम्परेचर से इंसुलेट करने के लिए उसके ऊपर हम इंसुलेशन लगा देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने देखा है ये चीज़ कि होता क्या है कि जैसे ये आपका पाइप है ना, तो इसके ऊपर फोम लगा देते हैं ऐसे करके, वो फोम का कवर चढ़ा देते हैं, बहुत लंबा जाता है ये, पूरे पाइप के ऊपर जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि और इसके ऊपर ना एक इंसुलेशन लगा देते हैं, इसके ऊपर एक इंसुलेशन भी लगा रहता है, तो ये फोम के ऊपर ऐसे करके, तो क्या होता है कि जो भी आपका बाहर का टेम्परेचर है वो उसको एंटर नहीं कर पाता है, वो सब जो है वो बाहर निकल जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं, है ना, तो ताकि आपको जो है वो रेफ्रिजरेशन में या कूलिंग में कम रिक्वायरमेंट हो। फिर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब क्लीनिंग तो समझ में आ गया, डी स्केलिंग क्या होता है? डी स्केलिंग मतलब ये होता है कि जो भी आपका हीट एक्सचेंजर है उसमें जो है एक परत जम जाती है, वो जमती है जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट होता है ना उसकी वजह से परत जम जाती है, तो उसको भी आप सफाई कर सकते हैं। इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया टू एक्सेप्ट हायर टेम्परेचर कूलेंट, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देंगे, है ना, अगर आपका हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अब जैसे
हम जब, जैसे अगर आपके हाथ में चाय है, मतलब एग्जांपल समझिए कैसे होता है ये, अगर एरिया बढ़ाएं तो कैसे होगा, एग्जांपल है आपका, आप अगर चाय पीते हो तो अगर जल्दी ठंडा करना हो तो उसको आप ऊपर से लेके ऐसे डालते हो दूसरे ग्लास में ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो एक्चुअली आपने उसका हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ा दिया है। पहले वो हीट ट्रांसफर इतने से में हो रहा था, अब आप उसको ऊपर करके डाल रहे हो तो पूरा हीट ट्रांसफर एरिया उसका बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो रहा है। समझ गए? तो जब ठंडा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा गर्म कूलेंट को यूज़ कर सकते हो अगर आपका ट्रांसफर एरिया ज़्यादा है तो, यानी कि कूलेंट ऑटोमेटिकली कहीं से अगर टेम्परेचर ले करके आ रहा होगा तो ठंडा होता चला आएगा। उसके बाद है आपका इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ऑल एसी कंपोनेंट्स एज पर द मैन्युफैक्चर गाइडलाइन। ये बिल्कुल क्लियर है कि हर एसी प्लांट का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्लीन द थर्मोस्टेट रेगुलरली एंड रिप्लेस इफ इट इज़ नेसेसरी। अगर थर्मोस्टेट का रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, है ना। और क्योंकि थर्मोस्टेट पे डिपेंड करता है, अगर थर्मोस्टेट का सेटिंग जो है अगर आपका सही नहीं है तो फिर वो हीटिंग तो फिर वो जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी उसकी। अवॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड चेंजिंग द थर्मोस्टेट सेटिंग वंस इट इज फिक्स्ड, एज द चेंज ऑफ टेम्परेचर सेटिंग फॉर लोअर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा 3 to 4% पावर कंजम्पशन इन एवरी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। हम लोग जो क्या करते हैं फटाफट जो चेंज कर देते हैं, तो इसमें भी बहुत मैटर करता है। मतलब कि आप जितना कूल करोगे उतना पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। बहुत लोग होते हैं 18 पे चला रहे हैं एसी, 15 पे चला रहे हैं एसी, एसी तो चल पड़ेगा लेकिन जो आपका एनर्जी कंजम्पशन है कितना बढ़ता है वो, तो जितना लोअर पे आप जाओगे उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो इसलिए थर्मोस्टेट का जो सेटिंग है आप उसको रेगुलर चेंज ना करें। 25 डिग्री 20 डिग्री जो है नॉर्मल है, 25 डिग्री तक ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। फिर रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट लीक्स, जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसका लीक को आप रूटीनली चेक कराइए, क्योंकि अगर आप उसको चेक नहीं कराएंगे तो रेफ्रिजरेंट ही जो होता है वो आपके एयर कंडीशनिंग के लिए होता है, अगर नहीं तो फिर आपका पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा चीज़ों को रेफ्रिजरेट करने में। रेगुलर चेकिंग द कंप्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है, कंप्रेशर आपका जो है वो कूलेंट को रोटेट करता है, तो अगर वही सही से नहीं काम करेगा तो फिर पावर इसीलिए ज़्यादा कंजम्पशन होगा। यही एक वजह है कि जब आपका फ्रिज पुराना हो जाता है तो ज़्यादा पावर क्यों खाता है, इन सब की वजह से रेफ्रिजरेंट लीक करने लग जाता है या फिर कंप्रेसर ठीक से नहीं काम करता है। ठीक है, उसके बाद है बिल्डिंग इन्वेलप। अब है क्या, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। कर्टन्स, ब्लाइंड्स, सन फिल्म और विंडोज रिड्यूसेस हीट इनपुट इनटू द रूम। ठीक है, जैसे हम पर्दे पर खिड़की पे पर्दा लगा देते हैं। ब्लाइंड्स होता है जैसे आपने देखा होगा कहीं के ऑफिस में कि नीचे में वो एक घुंडी टाइप का होता है, उसको घुमाने पर, ऐसे घुमाने पर कर्टन ऐसे हो जाता है फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे, तो उसको ब्लाइंड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने ऑफिस में देखा होगा तो पर्दे के बजाय पे ऐसे ऐसे करके लेयर वाइज रहता है ना, नीचे तक ऐसे करके एक पर एक ऐसे चढ़ा हुआ रहता है ऐसे करके, और यहाँ पर आपका वो एक घुंडी देता है घुमाने की, जब आप इसे घुमाओगे तो ये बंद हो जाता है, फिर ऐसे घुमाओगे तो खुल जाता है, इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं। तो आजकल ये भी कर्टन पे वो भी चल रहा है। या सन फिल्म दे दीजिए। सन फिल्म मतलब ये है कि आप अपने शीशे पर जो है एक सन फिल्म लगा दीजिए ताकि लाइट जो है आपका अंदर ना, ये सब हम क्या गाड़ी के शीशा में लगाते हैं सन फिल्म हम लोग, तो वो चीज़ आप अपने बिल्डिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये इन्वेलप प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, वही बिल्डिंग इन्वेलप लिखा है, मतलब एक तरीके से आप इन्वेलप प्रोवाइड कर रहे हो ताकि हीट अंदर ना आ जाए। ठीक है, इंसुलेटिंग द सीलिंग विच इज एक्सपोज टू द सन विद द थर्मोकोल रिड्यूसेस द हीट इनपुट इनटू द रूम। ठीक है, ये भी एक नेचुरल कूलिंग का बहुत अच्छा आजकल चल रहा है। एक्चुअली इसमें करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये घर का दीवार है ना, ये घर का दीवार है ऐसे करके मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि इसी के पैरेलल में, है ना, इसी के पैरेलल में हम यहाँ पर एक और हल्का सा दीवार बनाते हैं, पतला सा दीवार बनाते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मतलब एक मोटा दीवार अंदर हो गया स्ट्रेंथ के लिए, और बाहर एक पतला सा दीवार होता है ऐसे करके, और इसके बीच में हम थर्मोकोल भर देते हैं। ये
तो उससे क्या होता है कि एक तो दीवार प्रोटेक्ट किया, उसके बाद ये दीवार गर्म होने के बाद जो थर्मोकोल है वो हीट को नहीं आने देता अंदर, तो कमरा जो है ठंडा रहता है। समझ रहे जो मैंने आपको बताना चाहा, मतलब दीवार का दो लेयर होता है, एक लेयर ये होता है और एक पतला सा दीवार, एक ईंट का, मतलब ईंट को खड़ा कर दीजिए बस, वो ऐसे करके एक दीवार यहाँ होता है और इसके बीच में आपका थर्मोकोल भर जाता है यहाँ पर, और इसको आपस में जोड़ दीजिए ऐसे करके। और मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है आप इस पर खड़ा करिए, इस पे लोड मत डालिए बाहर वाले पर। तो ऐसे करके आप जो है ये कर सकते हैं, और ये हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनेशन में बता रहा हूँ आपको, ये होता है ये चीज़। ठीक है, नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ हम करते हैं। ठीक है, तो अब है उसके बाद क्या है, एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट हीट रिकवरी डिवाइसेस लाइक एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर टू प्रीकूल द फ्रेश एयर बाय इनडायरेक्ट हीटिंग एक्सचेंज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है यही जो थर्मोकोल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाइए। वैसे पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि आपको हीट एक्सचेंजर यूज़ करना है, तो हीट एक्सचेंजर मतलब थर्मल पावर प्लांट वाला और वो सब ना समझिए आप। ठीक है, क्या समझना मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो थर्मोकोल वाला एग्जाम्पल था, उसी में आप थर्मोकोल को हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका घर का मेन दीवार हो गया और ये आपका हो गया बाहर का दीवार। ठीक है, इसके बीच में आप क्या करिए कि वाटर का स्प्रेयर लगा दीजिए, है ना, वाटर का स्प्रेयर लगा दीजिए, पानी स्प्रे करेगा और पानी वापस यहीं पर आ जाएगा। और नीचे में एक छोटा सा वो टैंक टाइप का बना दीजिए। तो क्या है कि आपको हमेशा नहीं करना है ये स्प्रे। ठीक है, यहाँ पे आप लगा दिए टेम्परेचर सेंसर, समझ गए, यहाँ पे आप टेम्परेचर सेंसर लगा दीजिए जो कमरे का टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही ये पानी स्प्रे होगा, जब टेम्परेचर मेंटेन हो गया स्प्रे बंद हो जाएगा। समझ रहे क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये समझिए कि आप अभी जहाँ लेक्चर जहाँ बैठ लेक्चर देख रहे हैं, बस ये समझिए कि आपके कमरे में एक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, वो सेंसर टेम्परेचर को सेंस करेगा और आपके घर के दीवार के बाहर एक पतला सा दीवार बना हुआ है, उसके बीच में एक हल्का स्प्रेयर है। तो वो स्प्रेयर को ऑन ऑफ करना है हमें, है ना। तो हमने क्या कर दिया कि पहले हम रूम का टेम्परेचर सेंस करेंगे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो पानी का स्प्रे जो है वो ऑन हो जाएगा। वो ऑन करके क्या करेगा, पूरे जगह पानी फैल जाएगा। तो ये भी तो हीट एक्सचेंज ही हो रहा है ना। ये तो हुआ आपका ये एयर टू लिक्विड हो गया। अब एयर टू एयर कैसे करेंगे? एयर टू एयर करने के लिए क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। आप अपने ऊपर में वेंटिलेटर जो लगा हुआ होता है, ऊपर का वेंट जो होता है, ठीक है, वो वेंट पे आप यहाँ से गर्म हवा जाएगा और नीचे में मैं इसका फोटो बना देता हूँ आपको। एक्चुअली ये सब जो है वो नेचुरल हीटिंग का प्रोसेस, नेचुरल कूलिंग का प्रोसेस है ये। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये रिलेवेंट ना हो, उनको लग रहा है सर ऐसा कहाँ होता है। ठीक है, नहीं ऐसा होता है। आजकल जो है बिल्डिंग के ऊपर भी, ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए क्या होता है कि ये आपका दीवार का बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक पतला सा वेंट होगा, एक पतला सा, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा वो। ठीक है, बिल्कुल पतला सा वेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक दीवार होती है। ठीक है, तो और ऊपर में भी इसके वेंट होता है। अब ऐसा मत समझिए कि दो अलग, मतलब कि बीच में जगह खाली छोड़ दी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो गर्म हवा है वो ऐसे बाहर निकलता है कमरे के बाहर। ठीक है, कमरे के बाहर जो है वो ऐसे गर्म हवा निकलता है। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी कम रखी जाती है ताकि गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाए। और यहाँ पर एक नीचे वेंट होता है बगल वाले दीवार में ही, वो वेंट से ये ठंडा हवा अंदर आता है और ये पूरा हवा यहाँ भी भर जाता है। ठीक है, इस ऐसे पूरा भर जाता है। तो क्या होता है, कमरा भी ठंडा हो गया आपका, और जितनी बार ये गर्म हवा बाहर निकलेगा उतनी बार जो हवा अंदर में जमा है दोनों दीवार के बीच में वो अंदर जाता रहता है। तो यही है आपका एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर, हवा से हवा बाहर निकल जाता है बाहर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी
थ्रू इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज rather than यूज ऑफ डक्ट हीटर। अब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर यूज कर लीजिए डक्ट हीटर यूज करने के बजाय, ठीक है, क्योंकि डक्ट हीटर हम हीट क्या करता है, डक्ट हीटर क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को हटाएगा गर्म करने के लिए। तो आप क्या करिए, इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर यूज कर लीजिए जो ह्यूमिडिटी को गर्म कर दे। तो डिफरेंट प्रोसेस हैं ये करने के। उसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसमें क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीटिंग सर्किट, पहला काम तो यही करना है, जो हीटिंग सर्किट है उसी को ऑप्टिमाइज करिए सबसे पहले आप। तो रिड्यूस हीट लॉस अलोंग द पाइप्स बाय इंसुलेटिंग वाटर पाइप्स और एयर फ्लूस। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ा है कि आप क्या रेफ्रिजरेशन में पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ रहा है कि अब इंडस्ट्री में कुछ कोल्ड लाइन होते हैं, कुछ हॉट लाइन्स होते हैं। समझिए, इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे इंडस्ट्री टायर इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे आपका स्टील इंडस्ट्री हो, सभी में कुछ हॉट लाइन्स होते हैं, कुछ कोल्ड लाइन्स होते हैं। मतलब कुछ पाइप होता है जिसमें केवल गर्म चीज़ें जाती हैं और कुछ पाइप ऐसा होता है जिसमें ठंडी चीज़ें जाती हैं। तो जो कोल्ड लाइन्स है उसमें रेफ्रिजरेशन और एसी चाहिए, ठीक है, और जो हॉट लाइन्स हैं उनमें हीटिंग चाहिए। समझिए, ठीक है। तो हम क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर वाटर पाइप बनाते हैं कि हीट बाहर ना निकले, ठीक है, हीट बाहर ना निकले। वो इंसुलेशन अलग होता है जो ठंडा रखने के लिए होता है, और इंसुलेशन जो गर्म रखने के लिए तो वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में एक ही यूज़ करोगे, क्योंकि जो गर्म रखने के लिए इंसुलेशन यूज़ होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा चाहिए, दिमाग लगाइए, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कलम है, कलम को मुझे गर्म रखना है इसके, और तो इसके ऊपर जो लेयर लगा रहेगा, वो लेयर जो लगा रहेगा वो ज़्यादा मोटा होगा और ऐसा इंसुलेशन लगा होगा जो गर्मी से पिघले नहीं। तो ठीक है, लॉजिक समझ में आया, दोनों के लिए अलग अलग इंसुलेशन होगा। उसके बाद है रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ पंप्स और फैंस बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड ड्राइव टू मेंटेन रिक्वायर्ड स्पीड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब आपका जो भी पंप और फैन है जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसके लिए प्रॉपर रेटिंग का आप स्पीड ड्राइव यूज करिए, ठीक है, ताकि आपका जो स्पीड ड्राइव का भी स्पीड इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो अनवांटेड हीटिंग करना शुरू कर दे, ठीक है। उसके बाद है यूज हीट पंप्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द बॉयलर। अब हीट पंप तो आपको पता ही है कि जो गर्म कूलेंट को मतलब रेगुलेट करने के लिए होता था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयलर के साथ यूज़ करिए या फिर आप अकेले उसको यूज़ कर लीजिए। यूज सोलर हीटिंग इन प्लेसेस विद गुड एक्सपोजर मतलब ओरिएंटेशन, मतलब ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे सूरज की रोशनी से, अगर कोई बिल्डिंग पूर्व पश्चिम है, समझिए बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अगर आपका कोई बिल्डिंग पूर्व पश्चिम है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं पैनल, और अगर आसपास पेड़ वेड़ नहीं है तो क्या होगा कि सुबह जब पूरब दिशा से सूरज निकलेगा तो पैनल पे पड़ेगा और पश्चिम होते होते निकल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जो आपका बिजली खर्चा हो रहा है वो बच जाएगा, ठीक है। एंड सफिशिएंट हीट इज अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, जो मैंने आपको बताया अभी। फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंट टाइम स्विचेस टू इंश्योर द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पीरियड बाय स्विचिंग ऑन और ऑफ द हीटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब आपका इंटेलिजेंट टाइम स्विचेज होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है उसको ऑन और ऑफ कर दें, ठीक है। जैसे आपको पता है ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका। मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। टायर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो आप टायर देखते हो, है ना, जो आप टायर देखते हो तो उसका शेप कैसे रहता है, मतलब कभी सोचा आपने कि ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे करके वो है, ये शेप कैसे बनता है, कोई बैठ के उस पर शेप बनाता तो नहीं है, समझिए। तो क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस। जो प्रेस कपड़ा करते हो ना, वैसे ही टायर इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिक प्रेस होता है। उसमें क्या होता है कि पतला सा ट्यूब जाता है, उसके अंदर रख देते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट कि कैसा आपको टायर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें हीट देते हैं, फिर कूल करते हैं, हीट देते हैं, कूल करते हैं। ये मल्टीपल टाइम चलता रहता है, और उसका एक टाइम डिसाइडेड है कि आधे घंटे तक ये ऑपरेशन चलना है। उस आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रेस ऑफ हो जाता है और वो प्रेस खुल जाता है। फिर आप टायर बाहर निकालिए, उसको क्वालिटी चेक करके फिर भेज दीजिए।
तो जो हम ये ऑटोमेटिकली कूल कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बोल रहा है इंटेलिजेंट टाइम स्विचेज चाहिए। समझ गए? क्योंकि ऐसे तो आपको लग रहा होगा यार क्या गर्म है, गर्म कर दो, लेकिन नहीं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को एक खास टाइम के लिए गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का कलम है, अगर मुझे इस कलम को टेढ़ा करना है, समझिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम उसको हीट करेंगे, उस टाइम के बाद हम हीट हटा लेंगे। ठीक है? तो अगर आपका टाइमर सही नहीं है तो क्या होगा, कलम ज़्यादा हीट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन आपका जो हीट लॉस हुआ है, जो आपका हीटिंग में जो इलेक्ट्रिक लॉसेज हुआ है, उसका क्या है ना। तो इसीलिए इंटेलिजेंट टाइम स्विचेज चाहिए हमें। अब है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, बहुत लोगों को इसका इंतजार भी होगा। देखिए, है तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैंने इसमें मेन पॉइंट्स लिखा है जो ज़रूरत है आपको। पहले है कि स्विचिंग ऑफ बाय स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर। ये कह रहा है ट्रैक्शन सबस्टेशन की बात हो रही है कि जो भी ट्रैक्शन सबस्टेशन जहाँ पर है, अगर कोई ट्रांसफार्मर ऐसा जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को जब आप नो लोड पे चलाते हो तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट खींचता है और वो सिस्टम को में लॉसेज लाता है ना। ये शायद आपको पता होगा, तो इसलिए उसको ऑफ कर दीजिए। शटिंग डाउन ऑफ द लोकोमोटिव्स इन ट्रिप शेड्स, फ्रेट शेड यार्ड्स एंड इन रूट फॉर मोर देन 30 मिनट्स। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि जो भी लोकोमोटिव अगर आपका ट्रिप शेड में 30 मिनट से ज़्यादा खड़ा है, उसको शट डाउन कर दीजिए। या फिर अगर आपका फ्रेट शेड यार्ड है, मतलब जहाँ पे आपका माल, जैसे मालगाड़ी है ना, मालगाड़ी मान लीजिए आपने खड़ा कर दिया है, उसमें माल लोड हो रहा है और आपको पता है कि 30 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है, तो आप अपना लोकोमोटिव को शट डाउन कर दीजिए। समझ गए इसका क्या मतलब है? और पॉइंट, ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ट्रिप शेड क्या है, फ्रेट शेड क्या है। अब एन रूट का क्या मतलब? एन रूट मतलब ये होता है जो ट्रेन चल रही है अभी, जैसे पैसेंजर ट्रेन चल रही है या फिर मालगाड़ी चल रहा है, जाते जाते कहीं आगे का रास्ता ब्लॉक है और ट्रेन को, और ये पता चल गया कि भाई ये आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगना है जी, तो ट्रेन का इंजन बंद कर दीजिए आराम से। तो यही है एन रूट। एन रूट मतलब क्या, जो ट्रेन चल रही है, और ये तो ट्रेन है जहाँ पे ट्रेन खड़ी हो गई है। ठीक है? तो ये है आपका रनिंग के लिए, है ना, ये है आपका रनिंग के लिए, और ये स्टैंडिंग मोड के लिए। फिर स्विचिंग ऑफ ब्लोअर्स व्हेन एवर द ट्रेन इज स्टॉप्ड फॉर मोर देन 5 मिनट। देखते हैं कभी कभी एसी वेसी जो होता है ट्रेन का बंद कर दिया जाता है ना, तो यही सब है, वो एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट होता है। फिर है एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग फॉर ट्रेन्स वर्किंग विद थ्री फेज लोकोज। आजकल 3 फेज का लोकोमोटिव भी आना शुरू हो गया है। तब आप बोलोगे सर 3 फेज सप्लाई जाता है क्या? नहीं, सिंगल फेज को 3 फेज में बदलते हैं। ठीक है? ये कंफ्यूज कभी ना करिएगा कि 3 फेज लोकोमोटिव का मतलब हो गया कि 3 फेज जाएगा उसमें। 3 फेज कैसे जाएगा, खुद सोचिए। 3 फेज, ये पैंटोग्राफ एक होता है, तो एक पैंटोग्राफ से 3 फेज का पावर सप्लाई कैसे लोगे आप? खुद लॉजिक लगाइए, है ना। तो सिंगल फेज को हम 3 फेज में बदलते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि हमारे पास फेज शिफ्टर होते हैं। वैसे ये आपके स्कोप ऑफ स्टडी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि जब बात चली है। तो एक फेज शिफ्टर होता है हमारे पास, जो आपका इनपुट वोल्टेज का फेज को शिफ्ट करता है। फेज शिफ्टर का एंगल आप डिसाइड करोगे। तो हम क्या करते हैं, जो पावर आता है, जो वोल्टेज पीछे से आ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 फेज शिफ्टर लगा देते हैं। एक फेज शिफ्टर यहाँ लगेगा, एक और फेज शिफ्टर यहाँ लगा दिए हम। ठीक है? हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन बहुत लोगों के लिए फालतू चल रहा होगा कि सर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कंजर्वेशन की बात कर रहे थे फिर ये बताने लग गए। मैं इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा सा भले एग्जाम में आए ना आए, लेकिन जानिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं और ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा ये सब चीज़ को जानने का और पढ़ने का। ठीक है? इसीलिए जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चले जाइए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कहानी आप भी लिख सकते हैं। इतना टीवी देखते हैं, इतना आसपास हो हल्ला होता रहता है कि बिजली बचाओ, एनर्जी बचाओ, तो 10 लाइन तो आप वैसे ही लिख देंगे जो मैंने भी नहीं बताया आपको। लेकिन जो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है वो जान जाइए। अब देखिए क्या होता है कि ये फेज शिफ्टर में क्या होता है, ये वोल्टेज पीछे से आता है, तो आप फेज शिफ्टर पे एंगल शिफ्ट कर दीजिए बेटा, 120 डिग्री और 240 डिग्री। ठीक है? और एक आउटपुट यहाँ से निकाल दीजिए, एक आउटपुट यहाँ से निकाल दीजिए, और एक आउटपुट नॉर्मली आने दीजिए यहाँ से।
तो देखिए ये 0 डिग्री पर शिफ्ट हो गया, ये 120 डिग्री वाला हो गया, 240 डिग्री हो गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। फेज शिफ्टर आता है, आप कभी सर्च करके देखना गूगल पे, फेज शिफ्टर आते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना करिएगा कि 3 फेज वाले लोकोज में हम 3 फेज खींचते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड इक्विपमेंट का जो हमने पढ़ाई करी थी उसमें कॉन्टेक्ट वायर तो एक ही होता है, 3 तो होता नहीं, तो 3 फेज आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या, तो मैं बताता हूँ, ये आपने शायद मोटर में पढ़ा भी होगा। आप जब ये ब्रेक लगाते हो तो उस टाइम पे जो आपका हीट जनरेट होता है, मतलब उस टाइम पे जो पावर जनरेट होता है, उसको यूज़ करके हम बैटरी को चार्ज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आता है रेसिंग कार वगैरह में। रेसिंग कार वगैरह में जो जितनी बार आप ब्रेक अप्लाई करते हो उतनी बार बैटरी चार्ज होती है उसकी, और ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो ये है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ब्रेक लगने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम बिजली पैदा करते हैं। फिर है यूज ऑफ कैपेसिटर बैंक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात है, ये हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटर बैंक को हमें यूज करना है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और पावर फैक्टर को हमें 0.95 के आसपास रखना है। मैंने हमेशा कहा है 1 नहीं जा सकते हम, 1 नहीं रखना है, हमें 1 के पास रखना है, ठीक है। इन ट्रैक्शन सबस्टेशन, रेगुलर एनर्जी ऑडिट ऑफ ट्रैक्शन सबस्टेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल ऑब्वियस पॉइंट है कि अगर आप ट्रैक्शन का रेगुलर ऑडिट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना लॉसेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्काडा फॉर बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ यूटिलिटी ग्रिड। स्काडा सिस्टम के हेल्प से आप बैठे बैठे चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। तो इससे सुपरविजन में आसानी होती है, तो इससे भी आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। ये आपके लिए शायद बिल्कुल ही नया टर्मिनोलॉजी है, जहाँ तक अगर मैं गलत ना हूँ तो हो सकता है, बहुतों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। मैं बता देता हूँ, अब आया है टर्म तो मैं ये भी बता देता हूँ। आजकल क्या चल रहा है, स्मार्ट ग्रिड एक्चुअली है क्या। स्मार्ट ग्रिड में एक्चुअली हम क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ना हमारे पास, उनको हम जोड़ते हैं। और फिर अब स्मार्ट वर्ड से क्या समझिए, देखिए ग्रिड तो समझ में आ गया, अब स्मार्ट ग्रिड कैसे हुआ। वो क्या करता है कि जैसा आपका पावर का रिक्वायरमेंट है अलग अलग शेड में, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली करता है, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पावर को अलग अलग लाइन में ट्रांसफर करता जाता है। ये है स्मार्ट ग्रिड का। और स्मार्ट ग्रिड का फ़ायदा एक और ये है कि आप किसी भी लोकलाइज्ड पावर जनरेट कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गया से मुगल सराय के बीच में आपको ट्रैक्शन सब स्टेशन बैठाना है, ठीक है जी, और आपके पास जगह नहीं है ट्रैक्शन सब स्टेशन बैठाने का उतना बड़ा, तो आप क्या करिए, वहाँ पे एक सोलर पैनल लगा दीजिए। ये हो रहा है आजकल आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि फलाना रेलवे स्टेशन पूरा सोलर पैनल से हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नया चीज़ बता रहा हूँ, आप बीच में सोलर पैनल लगा दीजिए लोकल लाइटिंग के लिए, ठीक है। लोकल लाइटिंग के लिए मतलब जो मास्ट का लाइट जाता है ट्रेन के लिए, उसके लिए लगा दीजिए। ऑक्सिलरी जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए लगा दीजिए सोलर पैनल। उससे जो बिजली बचेगा उससे आप अपना ड्राइव करिए लोकोमोटिव, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनर्जी कंजर्व करना है ना ट्रैक्शन में। तो आपको लगे यार ये सर 2-3 बल्ब का बचाने से क्या होगा, आप ये सोचिए ना कि 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें कितना ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगा हुआ है। अगर आप छोटा छोटा पावर ही कंज्यूम करेंगे तो कितना पावर कंजर्व करेंगे, तो कितना पावर आप कंजर्व कर चुके होंगे। इस पे फोकस करिए, क्योंकि अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो चीज़ों को इंटीग्रेट करके सोचिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे हम हैं, आप हैं, अगर हम बोलें कि 100 रुपये के ऊपर 1% का ब्याज लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपये में 1 रुपया है। लेकिन किसी के पास अगर लाख रुपया है, उसको अगर 1% का ब्याज देना पड़े तो सोचिए, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो चीज़ों को बड़ा करके सोचिए, इंटीग्रेट करके सोचिए, कि इसीलिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है। मैंने जो आपको बताया है स्मार्ट ग्रिड, मैंने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही छोटा बताया है, और फ्यूचर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है। ये बात जान लीजिए, आने वाले टाइम में जब आप लोग जॉब करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, ठीक है। सब जगह सोलर लग जाएगा और नॉन कन्वेंशनल आ जाएंगे। अब क्या है कि सबको जोड़ना है, जोड़ के पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो अब आदमी तो बैठेगा नहीं ना कि यहाँ से वो बटन बंद कर दो, वहाँ से बटन ऑफ कर दो, ऑन कर दो। तो वो फिर प्रोग्रामिंग की जाती है ऑटोमेटिकली, पावर का वैल्यू देख करके वो स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाता है। उसके बाद है प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट्स इन रेलवे कोचेज एंड ईएमयू। ये तो हर किसी को पता है, एलईडी लाइट वगैरह यूज़ कर लो तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये जो था आपका मेजर्स दैट यू कैन टेक फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगा हो कि सर बताए तो आप पॉइंट इतना ही, लेकिन इतना लंबा लेक्चर आप ले गए। मैं लंबा इसलिए नहीं ले, मतलब लंबा जाने का ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्या है कि टर्मिनोलॉजी जब आ जाता है ना, तो केवल ये कह देना कि ये होता है ये होता है तो सही नहीं रहता है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ऐसा होता है कि वो टर्म पढ़ते ही दिमाग में सवाल कौंधने लगता है कि यार ये क्या नया चीज़ आ गया। तो उनको भी मैं ध्यान में रख के थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी जिनको केवल पॉइंट्स पढ़ करके और एग्जाम में लिखना है तो उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो लेक्चर था आपका वो मेजर्स दैट यू कैन टेक फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, ये उसके ऊपर था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।